हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज का टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिले। दीवानी राइट्स दैट इज राइट टू कलेक्शन, है ना, राइट टू कलेक्ट टैक्स। बिहार, बंगाल, उड़ीसा के रीजन में कैसे ब्रिटिशर्स लोग कलेक्ट करते थे टैक्सेस को किसानों से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये डिपेंड करेगा कि मुगल्स लोग का क्या सिस्टम था। मुगल रेवेन्यू सिस्टम थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, उससे पता पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स ने उसमें क्या चेंज किया। अगर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कलेक्ट करते टैक्सेस तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग हो सकता था, क्योंकि इंडियंस लोगों को ये बताया ही नहीं गया कि टैक्सेस कौन ले रहा है, कहाँ जा रहा है। मतलब किंग मुगल्स ही रहेंगे, जस्ट राइट टू कलेक्शन, दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स के पास है। तो मुगल रेवेन्यू सिस्टम के लिए क्या है, मुगल सेंटर है, सेंटर डिवाइडेड इनटू मेनी प्रोविंसेस, और प्रोविंस के नीचे फिर लोकल एरिया। तो हर प्रोविंस में एक दीवान होता था जो कि चीफ रेवेन्यू कलेक्टर कह सकते हैं जिसे। हर लोकल एरिया में ऐसे ABCD तो अलग अलग जमींदार्स होते थे। जमींदार्स लोग किसानों से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे एंड देन ये सब कलेक्शन देते थे दीवान को। दीवान उसको बाद में जाके सेंटर की रॉयल ट्रेजरी में कर देता था जमा। ये पूरा चेंज था मुगल रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम का। इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो हर प्रोविंस में जो दीवान है वहां दीवान की जगह पर ब्रिटिश ऑफिसर एक अपॉइंट किया और कुछ ऑफिसर्स लगाए जो कि सुपरवाइज करेंगे जमींदार्स को, देखेंगे जमींदार सही कलेक्शन ला रहे हैं, टाइम पर कलेक्शन ला रहे हैं। प्रोसेस पूरी वही है लेटर मुगल्स जैसे ही। इन्होंने बस हर लेयर पर ब्रिटिश ऑफिसर्स लगा रखे हैं जो कि सुपरवाइज करेंगे कि ये लोग जो प्रोसेस कलेक्शन है वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम पर रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो बैटल ऑफ बक्सर के जस्ट बाद 64 से 65 तक का जो कलेक्शन है वो 75 है, 75 लाख रुपीस। एंड देन 65 से 66 की ईयर में 150 लाख। आप देख सकते हैं दोगुना, एक साल के बाद, एक साल में ही दोगुना कलेक्शन इन्होंने किया। तो किस तरीके से इन्होंने लैंड रेवेन्यू हैवीली टैक्स को कलेक्ट किया होगा। मतलब प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, ड्रॉट आ रहा है, ये सब डिजास्टर आ रहा है, ये सब चीजों को ध्यान में नहीं दिया, बस उनको टैक्स कलेक्ट करना है हर हाल में। तो इस तरीके से इन्होंने एक साल में ही डबल टैक्स कलेक्शन कर लिया। इसका क्या इम्पैक्ट होगा आप समझ ही सकते हैं क्या इम्पैक्ट होगा। स्टारवेशन हुआ, फेमाइन्स आई लगातार 70 के टाइम में, और जो है पीजेंट्स किसानी करना ही छोड़ दिया, फार्मिंग करना ही छोड़ दिया उन्होंने, समझ सकते हैं। तो इसलिए 70 से न्यू रेवेन्यू सिस्टम का स्टार्टिंग हुआ कि अब इजारेदारी करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था मुगल्स का कि जमींदार सी कंटिन्यू कर रहे थे, इसको थोड़ा सा रोका और एक न्यू इंट्रोड्यूस किया, इजारेदारी सिस्टम। तो अब देखते हैं इजारेदारी सिस्टम क्या है। वॉरेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का गवर्नर था और ये 1771 में अपॉइंट किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग जैसे ही आया, नेक्स्ट ईयर ही 1772 में इसने इजारेदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इजारेदारी सिस्टम में अभी तक क्या चल रहा था, जो जमींदार मुगल्स टाइम से चले आ रहे थे वही थे। तो उनका लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शन करके वो दे रहे थे, जितना अमाउंट वो दे रहे थे उससे सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिश लोग। हालांकि दोगुना टैक्स कलेक्ट किया था फिर भी। तो इन्होंने एक नई प्रोसेस लाने के चक्कर में इजारेदारी लाए। इसमें क्या है, 5 ईयर सेटलमेंट भी इसको बोलते हैं। 5 साल के लिए जमीन किसी एक को दे देंगे जो हाईएस्ट बोली लगाएगा ऑक्शन में। मतलब एक ऑक्शन होगा जिसमें जो बिडर है वो जो हाईएस्ट बिड लगाएगा, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा, उसको ये 5 साल के लिए दे दी जाएगी। तो अभी तक जो जमींदार थे वो हालांकि रहे तो वही थे, लेकिन क्योंकि वही ऑक्शन में जीत जाते थे बोली लगा के, तो इससे क्या हुआ, इससे ज्यादा मुनाफा तो नहीं हुआ उनका। लेकिन जो जमींदार हैं वो ऑक्शन जीतने के वजह से ज्यादा की बोली लगाते थे कि हम इस जमीन से इतना ज्यादा टैक्स ला के आपको दे सकते हैं, जबकि उतना उसका प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्टिविटी उतनी जमीन की नहीं है, उससे भी ज्यादा ट्वाइस थ्राइस उसकी बोली लगती थी कि इतना ला के देंगे। और ला के देंगे तो जबरदस्ती ला के देंगे वो, तो जिससे उसका इम्पैक्ट उसका फार्मर्स पर पड़ेगा। तो इसलिए ये भी
फेल्ड ही रहा पूरा इजारेदारी। और बाद में चल के इसको 76 में एनुअली भी करके देखा कि हर एक साल इसको करके देखा 5 years की वजह से, तो फिर भी ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया। वॉरेन हेस्टिंग्स 71 में क्यों आया? क्योंकि आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ब्रिटिश इंडिया को जो पावर दिलाने में सक्सेस हासिल हुई थी वो रॉबर्ट क्लाइव की वजह से हुई थी। फिर भी रॉबर्ट क्लाइव को इतनी जल्दी क्यों हटा दिया गया? ऐसा क्या हुआ था? 1764-65 का जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था वो था 75 लाख रुपीस। एंड नेक्स्ट ईयर 1765 से 66 का जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो 150 लाख रुपी था, यानी कि डबल, नेक्स्ट ईयर में डबल। इतना कलेक्शन करने के बाद भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हो रहा था कि रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता जा रहा है और कंपनी बैंकरप्ट होती जा रही है। तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा दस्तक, जो कि जो फरमान है जो 1717 में मुगल एम्पायर से मिला था। ये जो फ्री ट्रेड का जो दस्तक मिले थे उसको कंपनी के जो ऑफिसर हैं वो इंडिविजुअल ट्रेड के लिए यूज कर रहे थे, और जो ऑफिसर्स थे वो करप्ट थे, ब्राइब लेते थे, प्लस इंडिविजुअल ट्रेड करते थे, और कंपनी में कंट्रीब्यूशन उनका कम ही होता था। तो कंपनी धीरे धीरे बैंकरप्ट होती गई और सबसे ज्यादा ब्राइबरी और करप्शन का चार्ज लगा था रॉबर्ट क्लाइव पर, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को फायर कर दिया था। एंड देन नेक्स्ट गवर्नर बनाया गया था बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग्स को 1771 में, जो इजारेदारी सिस्टम को लाया था। नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार, यूपी से वाराणसी तक और कुछ मद्रास के, सदर्न मद्रास के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें जो गवर्नमेंट का हिस्सा था वो 10/11 पार्ट था और जमींदार का 1/11 था। पीजेंट्स की एग्रीकल्चर लैंड है, एंड जो जमींदार हैं उसको ऑनरशिप राइट था जमीन का, ठीक है। और उसका एक फिक्स्ड पार्ट जो रेवेन्यू का था वो ब्रिटिशर्स के पास जाता था। टैक्स कलेक्शन में से जो फिक्स पार्ट है वो ब्रिटिश के पास जाता था, और जो कुछ अमाउंट जो हिस्सा जमींदार के थे वो अपने पास रखता था, और जो सरप्लस अमाउंट है वो वापस से एग्रीकल्चर लैंड में लगाते थे उसकी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट करने के लिए, उसका इम्प्रूवमेंट के लिए जमीन का। लेकिन ये जमींदार लोग ये जो सरप्लस अमाउंट है ना ये भी अपने पास रखते थे। जो सरप्लस अमाउंट जमीन में लगना चाहिए था इम्प्रूवमेंट के लिए, उस अमाउंट को भी जमींदार अपने पास रखते थे, और सबसे ज्यादा ये एक्सप्लॉइट करते थे जमींदार लोग। अगर कोई पीजेंट टैक्स नहीं देगा जमींदार को तो उसका जमीन वो ले लेंगे, क्योंकि ऑनरशिप राइट तो जमींदार के पास ही है। तो ये जितनी जमीन की प्रोडक्टिविटी भी नहीं है उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा, 4-5 गुना ज्यादा भी ये लोग टैक्स ले लेते थे उनसे। और अगर ये टैक्स नहीं देंगे, या ड्रॉट आ गया, या सूखा, या कोई भी डिजास्टर आ गया, अगर उन्हें टैक्स नहीं दे पाए, टैक्स तो देना है ना ब्रिटिश को, वो तो फिक्स्ड है, तो किसानों से लेते थे। और अगर उनके पास नहीं है तो लोन भी प्रोवाइड करते थे कि हमसे लोन भी लो। तो वो किसान क्या करता था ना, एक लोन साइकिल में, डेब्ट ट्रैप में फंस जाता था। उनसे लोन लिया, अगली बार का पैसा, अगली बार का होगा फसल, उसका भी तो टैक्स देना है, और जो पिछली बार का लोन लिया था उसका भी देना है। तो ऐसे ही वो इंटरेस्ट चलता जाएगा, तो ये ट्रैप में फंस जाएगा और बाद में उनसे वो जमीन ही ले लेंगे जमींदार लोग। ये था। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या कर रहा था, राइट टू ऑनरशिप जो है, ऑनरशिप का जो राइट है वो हेरिडेटरी और ट्रांसफरेबल था। आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, हेरिडेटरी है, आपके बाद आपके जनरेशन आगे लेती जाएगी। परमानेंट सेटलमेंट्स के क्या पॉइंट्स थे कि जमींदार को टैक्स देने के लिए एक फिक्स्ड डेट होती थी, जैसे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो उस दिन फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स भेजना है ब्रिटिशर्स को। अगर उस दिन के शाम तक वो अमाउंट ब्रिटिशर्स के पास नहीं पहुंचा तो वो उस जमींदार से उसकी जमीन का राइट ले लिया जाएगा। तो इसलिए इसको सनसेट लॉ भी बोलते हैं। सनसेट लॉ मतलब शाम तक पैसा आना चाहिए उस डेट को, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ एक दिन तो वो जमीन छुड़ा के किसी और को दे देंगे। इसके फेलियर के रीजन क्या है, मतलब ये उतना भी सक्सेस नहीं हो पाया जितना इसने सोचा था कि हाँ ये परमानेंट सेटलमेंट ऑल ब्रिटिश इंडिया में चल सकेगा, लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि उसके 4 रीजन थे मेन में। पहला ये कि जो जमींदार है ना वो सरप्लस अमाउंट को इन्वेस्ट नहीं करते थे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वो भी रखते थे खुद।
दूसरा ये है कि जो कितना परसेंटेज शेयर लेना है टैक्स के रूप में, है ना, टैक्स एक परसेंटेज होता है ना, 10%, 20%, तो शेयर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका फिक्स नहीं था कि कितना लेना है। तो उससे क्या हुआ, डिग्रेडेशन होने लगा, ज्यादा एक्सप्लोटेशन हुआ, लैंड का भी और फार्मर्स का भी। तीसरा है एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म, मतलब जो जमींदार है ना वो अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होने लग गए धीरे धीरे। एक्चुअली में उनका काम था लैंड को जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का, लेकिन वो अपने एम्प्लॉय रखे हुए थे कि ये लोग कलेक्ट करेंगे। आप समझ रहे हो, मतलब ऊपर है ब्रिटिश, फिर है जमींदार, जमींदार को लेना था, कलेक्ट करना था टैक्स। किसान अगर जमींदार को पैसा देगा, ठीक है, 12 रुपए जैसे दिए टैक्स, तो ऊपर पहुंच जाएगा, काट के वो ले लेगा अपना। लेकिन उसके बीच में एक और आ गया, एक बंदा, तो पहले वो उससे लेगा डबल, फिर खुद रखेगा, फिर वो जमींदार को देगा, फिर जमींदार अपना हिस्सा रखेगा, फिर वो पहुंचेगा ब्रिटिशर्स के पास। तो ये है अब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म। इसके होने से और ज्यादा एक्सप्लोटेशन बढ़ गया, मतलब दुगनी स्पीड से होने लग गया। तीसरा यही है। चौथा यह है कि पीजेंट्स डेब्ट ट्रैप में फंसने लग गए, क्योंकि अगर एक साल कुछ फसल नहीं हुई अच्छे से तो टैक्स तो उनको देना ही है, तो उनसे लोन लेना पड़ता था और उस लोन को इंटरेस्ट बढ़ जाता था और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। तो ये रीजंस हैं परमानेंट सेटलमेंट के उतना ज्यादा सक्सेस ना होने के। रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।